आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीरों के मफादात से नहीं करेगा कोई समझौता। किसानों के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़ाती तौर पर कीमत अदा करने को हों तैयार। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोटर धांधली के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा हलफनामा, सबूत भी फराहम करने को कहा। बीजेपी ने कहा, आईनी इदारों पर नामुनासिब तबसरा करना गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक। अपोजिशन के हंगामे के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हंगामे के दौरान मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीमी बिल 2025 लोकसभा में हुआ पास। कोस्टल शिपिंग बिल 2025 हंगामा आराई के दरमियान राज्यसभा में पास। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी। वजीर आला धामी ने कहा कि अब तक 274 लोगों की बचाई गई है जान। खुर्दनी अशिया के साथ दीगर इमदाद भी कराई जा रही है फराहम। भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के फैसले को गैर माकूल और गैर मंतकी करार दिया। कहा, बाजार पर मुनहसर है तेल की बदला आमदाद। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जाएगा हर ज़रूरी कदम। खबरें अब तफसील के। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पूसा में MS स्वामीनाथन साला बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस का थीम सदाबहार इनकलाब, हयातियाती खुशहाली का रास्ता। प्रोफेसर स्वामीनाथन की सबके लिए खुराक को यकीनी बनाने के लिए ज़िंदगी भर की लगन की अक्कासी करता है। इस मौके पर उन्होंने इज्तिमा से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है और भारत अपने किसानों, मवेशी परवरों और माहीगीर भाइयों और बहनों के मफादात से कभी भी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को वक्फ एक यादगारी सिक्का और 7 साला यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। और MS स्वामीनाथन की विरासत को वक़ार बख्शने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेस ने मुश्तरका तौर पर MS स्वामीनाथन प्राइज़ फॉर फूड एंड पीस का आगाज़ किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने यह अवार्ड हासिल करने वाले पहले नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनल को पहला अवार्ड दिया। यह बैनुल-अक़वामी अवार्ड तरक्की पसीर ममालिक के उन अफराद को एजाज़ से नवाजेगा जिन्होंने साइंसी तहक़ीक़, पॉलिसी की तरक्की, निचली सतह पर मशगूलियत या मकामी सलाहियतों की तामीर के ज़रिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और माहौलियाती इंसाफ, मसावात और कमज़ोर और पसमानदा कम्यूनिटीज़ के लिए अमन को आगे बढ़ाने में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को ग़िज़ाई अजनास में खुद कफ़ील बनाने की मुहिम की क़यादत की। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरनमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। MS स्वामीनाथन सदी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक साइंस और किसान एक साथ आगे नहीं आएंगे, काश्तकारी सही समत में नहीं बढ़ेगी। विज्ञान और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती सही दिशा में चलेगी नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं आज भी। उसमें एक आधुनिक कृषि चौपाल और दूसरा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, जिसमें 2170 टीमें वैज्ञानिकों की 64,000 से ज्यादा गांव गई और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मैं आज केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे कि जहां तक भारत का सवाल है, आज हम राइस के मामले में सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को खत भेजा है। इसके अलावा 8 अगस्त 2025 को कांग्रेस के वफ्द और सीईओ कर्नाटक की मीटिंग तय की गई है। नवंबर 2024 में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और जनवरी 2025 में आखिरी फहरिस्त कांग्रेस से शेयर की गई थी। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई पहली या दूसरी अपील दाखिल नहीं की गई है। राहुल गांधी से दरख्वास्त की गई है कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत करके सबूत दें। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के जरिए इलेक्शन कमीशन पर किए गए मुतनाज़ा बयान की बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने सख्त मजम्मत की है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि वो असल वोट बैंक और अवाम की तौहीन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी को वोट दिया, उनके काम के कारण, ईमानदारी के कारण, देश के विकास के कारण। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवर्जन पर अपोजिशन पार्टियों की हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। हंगामे के दौरान मणिपुर से मुतालिक 2 बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2025 और मणिपुर के ग्रांट्स के मुतालबात लोकसभा से मंजूर किए गए। मुसलसल हंगामा आराई की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जगदम्बिका पॉल ने ऐवान की कार्रवाई जुमे की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। To authorize payment and appropriation of certain sums from and out
of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of the financial year 25-26. इस दौरान राज्यसभा ने जुमेरात को कोस्टल शिपिंग बिल 2025 को अपोजिशन जमातों के जबरदस्त हंगामे के दरमियान पास किया। इसके साथ ही इस बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इसे 3 अप्रैल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। अपोजिशन की हंगामा राय के दरमियान डिप्टी चेयरमैन घनश्याम तिवारी ने जहाजरानी के वजीर सर्बानंद सोनोवाल से बिल पेश करने को कहा, जो वजीर के जवाब के दरमियान मुख्तसर बहस के बाद बिल को 100 वोट से मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद जब ऐवान में हंगामा राय जारी रही तो डिप्टी चेयरमैन ने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अमेरिका की जानिब से भारत पर नया टैरिफ लगाने से कबल भारत ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इक़दाम गैर मुनसिफ़ाना, गैर माक़ूल और गैर मंतकी है। दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया है और यह नया टैरिफ पहले से आयद 25% टैरिफ में शामिल करके कुल 50% हो जाएगा। इसके जवाब में भारत ने कहा है कि हालिया दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत की तेल की दरामदात को निशाना बनाया है। हम पहले ही उन मसाइल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं, जिसमें यह हकीकत भी शामिल है कि हमारी दरामदात मार्केट के हालात पर मबनी है और इसका मकसद भारत की 1.4 बिलियन आबादी की तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका ने इजाफी टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि मुतअद्दिद दीगर ममालिक भी अपने कौमी मफाद में ऐसा कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका के ये इक़दाम गैर मुनसिफ़ाना, नामुनासिब और गैर मुंतक़ी है और भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस वर्मा ने कैश स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस वर्मा ने कैश स्कैंडल में तहक़ीक़ाती अमल को रोकने की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस वर्मा ने तहक़ीक़ात के जवाज़ को चैलेंज करते हुए एक अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की किसी भी दलील को नहीं सुना और उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त में उन्होंने अंदरूनी 3 जजों की तहक़ीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट और साबिक़ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की उनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चैलेंज किया था। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकालने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक 87 लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 135 अफराद को कामयाबी से बचा लिया गया है। हर्षिल से निकाले गए अफराद में से 100 लोगों को उत्तरकाशी भेजा गया है, जबकि 35 लोगों को बाहिफाजत देहरादून भेज दिया गया है। बचाए गए अफराद को चिनक हेलीकॉप्टर के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। इसके साथ ही गंगोत्री और आसपास के इलाके से 274 यात्रियों को हर्षिल लाया गया। इन तमाम मुसाफिरों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने का अमल जारी है। फौज, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस, फायर, रेवेन्यू की टीमें तलाश और बचाव के काम में मसरूफ़ हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने गंगोत्री और आसपास के इलाकों से लाए गए 274 अफराद की रियासतवार तफसीलात बताई हैं। जिन यात्रियों को बाहिफाजत निकाला गया है उनमें गुजरात से 131, महाराष्ट्र से 123, मध्य प्रदेश से 21, उत्तर प्रदेश से 12, राजस्थान से 7, दिल्ली से 5, असम से 5, कर्नाटक से 5, तेलंगाना से 3 और पंजाब से 1 का ताल्लुक़ है। उत्तरकाशी की धराली में कुदरती आफात के बाद लापता अफराद की तलाश जारी है। ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए भारतीय फौज की जानिब से मुतासिरा इलाके में सूंघने वाले कुत्तों को भेजा गया है। कई मकामात पर रास्ता बंद है, इसलिए इन सूंघने वाले कुत्तों को हवाई जहाज के जरिए भेजा गया है। धराली में तबाही के बाद मलबे का ढेर है, जिसमें कई लोगों के दबे होने का खदशा है। इंतजामिया अब उनकी तलाश में मसरूफ है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ज़ाती तौर पर उत्तरकाशी में जारी राहत और बचाव कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस एपिसोड में वजीर आला धामी ने धराली से बचाए गए लोगों से मुलाकात की और ज़ख्मियों का हाल जानने के लिए अस्पताल गए। वजीर आला ने आफतज़दा अफराद को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। और उत्तरकाशी से धराली तक सड़क बनाने का काम जंगी बुनियादों पर चल रहा है। BRO के डायरेक्टर जनरल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और काम का मुआयना कर रहे हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने BRO के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन से खुसूसी बातचीत की। श्रीनिवासन जी इस समय हमारे साथ हैं, जो
डीजी बॉर्डर रोड हैं। सर, आज आपने सर्वे किया, देखा भी हेली से, क्या स्थिति है पूरे इलाके की अगर उत्तरकाशी से धराली तक की बात करें? यहाँ पर 4 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लाइड आया है या ब्रिज टूटा है। एक तो पापड़गढ़, एक जो आगे लामची गार्ड में जो ब्रिज गया हुआ है, और उससे आगे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये स्लाइड्स आए हैं। मेजर स्लाइड्स हैं, तकरीबन 150 से 200 मीटर के। कंप्लीट रोड ही नष्ट हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक जो रोड है रिस्टोर हो पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है? बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे लामचीगढ़ में जहाँ पर ब्रिज नष्ट हुआ है। उसके बाद हमारा अनुमान है कि हर्षिल तक रास्ता खुल जाएगा। जो हर्षिल से दराली के बीच में जो रास्ता है, वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। वहाँ पे 300 मीटर की जो सड़क है वो अभी पानी के नीचे है, और हमने उसमें से 90 मीटर्स क्लियर कर लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी से अभी उत्तरकाशी में मेरी भेंट हुई। उनका ये डायरेक्शन था कि सबसे पहले जो है किसी भी तरह हमें कनेक्टिविटी को बहाल करना है, तो ये हम वॉर फुटिंग पर कर रहे हैं। आप देखें कि पानी और मलबे से रोड बुरी तरीके से नष्ट हो गया है, तो क्या अब नई रोड बनाने का प्रयास होगा या उसी रोड को रिस्टोर करें, क्योंकि 50-50 फुट तक मलबा वहाँ पर मौजूद है? दोनों विकल्प देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रोड को हम यूज़ कर पाए, और अगर नहीं यूज़ कर पाए तो हम उसको आगे नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेश रोड काटेंगे। और यही जो प्रयास है हमारा हर्षिल से धराली के बीच में रहेगा। अगर हम धराली तक की बात करें, आपने पूरा इलाका देखा है, कब तक धराली रोड कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी? कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? और दूसरा, चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतरा है रेस्क्यू के लिए, उसका भी इस्तेमाल बीआरओ करेगा? देखिए, मेरा अनुमान है कि आज रात तक हम ये जो लामचीगढ़ है वहाँ पर ब्रिज बनाना शुरू करेंगे, और ये परसों तक हम इसको हमारा कंप्लीट करने का अनुमान है। तो इसका मतलब हर्षिल तक के लिए तो रास्ता हो गया, और हर्षिल से धराली के बीच में मेरे को लगता है 1 दिन और लगेगा। तो 4 दिन के अंदर हम धराली को के पास में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे गाड़ियाँ जा सकें। यहाँ पर ब्रिज है, ये एक पहाड़ी नाले के ऊपर है, और वहाँ पर जो हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर चिनूक उस वैली के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अभी तक जो चिनूक का इस्तेमाल है, अभी हम हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डीजी बीआरओ, जो बता रहे थे कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर धराली तक रोड कनेक्टिविटी बहाल कर ली जाएगी। इसके अलावा 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, और उनको भी रिस्टोर करने का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने से मुतासिर धराली और हर्षिल इलाके में भारतीय फौज ने मुश्तरका इमदादी और बचाव कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा है कि इमदादी कार्रवाइयाँ सिविल इंतजामिया, भारतीय फिजाइया, ITBP और NDMA के साथ मुकम्मल तालमेल के साथ चलाई जा रही हैं। फौज, आर्मी, एविएशन और एयरफोर्स के चुनक हेलीकॉप्टर मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने और जख्मियों को निकालने में लगातार मसरूफ़ हैं। फौज ने देहरादून और जोशीमठ में मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम किए हैं, जबकि धराली और हर्षिल में टीमें पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा है कि फ़ौज की तरजीह जान बचाना और मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद फराहम करना है। Has established joint control rooms at Dehradun, Joshimath, and now fully operational at Harsil Dharali itself. Wish to also highlight that General Sengupta, the General Officer commanding Central Command, despite the adverse conditions, could manage to reach out at Harsil and Dharali on 6th itself for overseeing the rescue operations. We are committed to round-the-clock operations on war footing to provide all requisite assistance. मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा, और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF की एक गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसमें CRPF के 2 एहलकार हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी फिसलकर बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के नज़दीक गहरी खाई में जा गिरी।
सीआरपीएफ के जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स पर लिखा, खंडवा बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी के सड़क हादसे की खबर सुनकर मुझे अफसोस हुआ। गाड़ी में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सफर कर रहे थे। मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो जाती तौर पर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और मुझे आगाह कर रहे हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मकामी लोग रजाकाराना तौर पर मदद के लिए आगे आए हैं। हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर के नजदीक हादसे में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पैगाम में लिखा कि मैं उधमपुर के नजदीक एक हादसे में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत से गमज़दा हूँ। हम कौम के लिए उनकी मिसाली खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मेरी ताज़ियत सुगवार खानदानों के साथ है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूँ। बेहतरीन मुमकिन देखभाल और मदद को यकीनी बनाएं। अगली खबर, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एंटी गैंग स्क्वाड ने जिंदगी बचाने वाली जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले एक बड़े बैन रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गैंग लीडर राजेश मिश्रा समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह मुल्क के कई हिस्सों में फैला हुआ है, जो अपना गैर कानूनी धंधा मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत, जिंद, बद्दी और सोलन से चला रहे थे। ये गिरोह जॉनसन एंड जॉनसन, GSK, अल्केम जैसी मशहूर कंपनियों के नाम पर जाली अद्वियात तैयार करता था। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र को इत्तला मिली कि जाली अद्वियात की एक बड़ी खेप दिल्ली लाई जा रही है। इस इनपुट पर 30 जुलाई 2025 को सिविल लाइंस के पेट्रोल पंप पर जाल बिछा दिया गया। जैसे ही यूपी नंबर की वैगनार कार वहां पर पहुंची, उसे रोक दिया गया। कार में बैठे मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद आलम और मोहम्मद सलीम से नकली अल्ट्रासेट और एगमेंटन गोलियों की बड़ी मकदार बरामद हुई है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने असातिज़ा को ट्रांसफर से मुतालिक मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई है। नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महकमा तालीम की जानिब से असातिज़ा के हालिया तबादलों के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से तजावीज़ मवसूल हो रही हैं। इसका जायज़ा लेने के दौरान मैंने महकमा तालीम को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि बैन ज़िलाई तबादलों से मुतालिक जिन असातिज़ा को मुश्किल है, उन्हें 3 अजला के ऑप्शन देने को कहा जाएगा, जिसके बाद उन्हें अजला में तैनात किया जाए। ज़िले के अंदर पोस्टिंग ज़िला ऑफिसर की कमेटी करेगी, ताकि उनको मतलूबा ब्लॉक्स में या उनके जितना नज़दीक हो सके तैनात किया जा सके। असातिज़ा बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम है, इसलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि वो इसकी फ़िक्र ना करें और मैं बिहार में बच्चों की तालीम के लिए तनदेही से काम करें। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ईटा जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन हुब्बुल वतनी की मिसाल पेश कर रही हैं। इन ग्रुपों की खवातीन ने मिलकर तकरीबन 1.25 लाख कौमी परचम तैयार किए हैं। इन झंडों को बनाने में खवातीन ने न सिर्फ फ़ख्र का जज्बा पैदा किया है, बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। देही कौमी रोजगार मिशन के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर प्रभु दयाल ने कहा है कि तैयार करदा तमाम तिरंगे गाँवों की पंचायतों और सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे। निज़ाम शहरी भी उन्हें आसानी से खरीद सकेंगे। छिंदवाड़ा जिले में 10 से 14 अगस्त तक हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी यूथ विंग और खवातीन फ्रंट इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में प्लेकार्ड लेकर यात्रा निकाली जाएगी। 12 से 14 अगस्त तक जद्दोजहद आज़ादी से मुतालिक मकामात पर सफाई मुहिम भी चलाई जाएगी और फूल नजर किए जाएंगे। 13 से 15 अगस्त तक तमाम घरों और इदारों पर तिरंगा लहराया जाएगा। 14 अगस्त को तकसीम के यादगारी दिन के मौके पर एक खामोश जुलूस और नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। नेज़ मुतासरा खानदानों से मुलाकात की जाएगी। इस यात्रा में आम लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।